हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। जो आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं, गेस पेपर बताने वाला हूं मेरे प्यार। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर में वही क्वेश्चन में लिया हूं जो आपके प्रीवियस पेपर में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो बहुत हद तक आप लोगों का तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगा और जो आप लोगों का सपना है हिंदी में 95% स्कोर करने का 2027 बोर्ड में वो पूरा हो सकता है। तो मेरे प्यार, एक मॉडल पेपर बता रहा हूं, इसको रियल पेपर मत मानिएगा। ये मॉडल पेपर इसको मैंने खुद बनाया है और उसको अगर तैयार कर लेते हो मेरे प्यार बच्चों तो ये जो पूर्णांक के 70 नंबर का, तो 70 में काफी अच्छा स्कोर करके आप आने वाले हो। और कोड है यहाँ पे 801 एफए कोड है। ध्यान से इस मॉडल पेपर को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि जो मॉडल पेपर मैं कराता हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें वही प्रश्न होते हैं जो आपके पेपर में आने वाले होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं ध्यान से इस मॉडल पेपर को सॉल्व करना है। आप लोगों को पूरा सोल्यूशन बताऊंगा। यहाँ पे अनुक्रमांक और नाम लिख लीजिएगा और समय है आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट। जो कि आपको एग्जाम में जितना टाइम मिलेगा उतना टाइम इसमें भी है, 3 घंटे 15 मिनट। मतलब सेम वैसा ही आप लोगों का मॉडल पेपर तैयार किया गया है। यहाँ पे नीचे निर्देश दिया गया, निर्देश आप पढ़ सकते हो। जो निर्देश आपके पेपर में रहेगा वही निर्देश यहाँ पे भी लिखा हुआ है। देखिए निर्देश पहले एक एक करके मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए मेरे प्यार, जो पहला निर्देश क्या है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है वो अनिवार्य है, कंपलसरी है। तीसरा कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। सबसे पहले तो आएगा आप लोगों का खंड अ, इसके बाद आएगा आप लोगों का खंड ब। 2 खंडों में यह पेपर विभाजित है। इसके बाद चौथा कि प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। इसका मतलब यह है कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इनका उत्तर आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। एक अलग से आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उस पे आप लोगों को इसका उत्तर देना होगा। और आप नीले पेन का प्रयोग कर सकते हो या काले पेन का यूज कर सकते हो रंगने के लिए। पेन आपका जेल वाली पेन इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि जेल वाली पेन क्या करता है ना कि आपके ओएमआर शीट को खराब कर देता है, क्योंकि वो 4-5 दिन बाद फैलने लगता है स्याही उसका, तो आपका पूरा का पूरा ओएमआर शीट खराब हो जाएगा। 20 में 20 नंबर आपका बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डॉट पेन का इस्तेमाल करना, ठीक है, जेल वाली पेन मत लेकर जाना। इसके बाद पांचवा क्या है, देखिए बोला है कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्न को उत्तर देने का प्रयास कीजिए और ओएमआर शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं, इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा बहुविकल्पीय का। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा। तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए रहेगा और आपका निगेटिव मार्किंग नहीं है, नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, लेकिन आपको सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है। और एक बार जब आपने उत्तर दे लिया तो ना तो उसको काटना है ना तो मिटाना है। एक बार जब आप ओएमआर शीट को रंग देते हो कोई भी ऑप्शन को, तो ना तो काटना है ना तो मिटाना है। इसके बाद है अगला कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न कितना नंबर का है। वो प्रश्न 1 नंबर का है या वो प्रश्न 2 नंबर का है या वो प्रश्न 4 नंबर का है या वो प्रश्न 6 नंबर का है। कितना नंबर का वो प्रश्न है उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है खंड ब। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए और इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। देखिए खंड अ में तो 20 नंबर का बहुविकल्पीय था और खंड ब में 50 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब जितना हो सके खंड ब जब आप हल कीजिएगा तो आप प्रश्न उत्तर संख्या पहला, उसके बाद प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, जितना हो सके अरेंज करके लिखिएगा। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद है कह रहा है कि जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए। मतलब जो प्रश्न आप लोगों का नहीं आ रहा है उसको आप छोड़ दीजिए, लास्ट में उस प्रश्न को कीजिएगा। लेकिन उसको छोड़ना नहीं है, लास्ट तक जाते जाते उस प्रश्न को जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न को उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट और पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। जब आप कॉपी लिख रहे हो तो इतना याद रखें कि खूब अच्छी राइटिंग में लिखें। अगर अच्छी राइटिंग अगर आपकी नहीं है तो ऐसा लिखें कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए। देखिए आपका पेपर यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा खंड अ और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। और आज का जो मॉडल पेपर है, आज का जो गेस पेपर, उसमें इतने महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लिया हूं और वो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है, बोला है कि श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है। बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो श्रृंगार रस मंडन के लेखक कौन है इन चारों ऑप्शनों में से? वह है आपके मेरे प्यारे बच्चों गोसाई विठल नाथ जी।
कौन? गोसाई विठल नाथ जी। बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न बहुत ही ज्यादा प्यारा प्रश्न है। दूसरा है यहाँ पे कि सदल मिश्र की रचना है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो सदल मिश्र की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? वह है आपके नासिकेतपोख्यान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नासिकेतपोख्यान है। ठीक है, ये सदल मिश्र की रचना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो जमाना गया मेरे प्यार बच्चों जो सिंपल सिंपल प्रश्न एग्जामिनर देता था। अब एग्जामिनर मॉडरेट किस्म का प्रश्न ला रहा है। अब ये मेरे प्यार बच्चों प्रीवियस पेपर का प्रश्न है। ठीक है, आप देखोगे तो 2026 का जो पेपर में जो प्रश्न पूछे गए उस प्रश्न को मैं बता रहा हूं। समझिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं देख लीजिए। इसके बाद तीसरा है इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न तो हमेशा आता है भाई, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस पे आप ट्रिपल स्टार बना लीजिए, ये प्रश्न फिक्स है, इसको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, इस बार भी आएगा कि शुक्ल युग की समय सीमा है, 1 नंबर के प्रश्न है कि शुक्ल युग की जो अवधि होती है, समय सीमा होती है, कितनी मानी जाती है? तो सन 1918 से लेकर सन 1938 तक, सन 1918 से लेकर सन 1938 तक सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपका चौथा प्रश्न है कि कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को कहा जाता है। देखिए कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न ये पूछ लिया है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं उसको प्रेमचंद्र युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेमचंद्र युग बोलते हैं। इसलिए डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए कि कहानी की दृष्टि से छायावाद युग को क्या कहते हैं, तो प्रेमचंद्र युग कहते हैं। पांचवा देख लीजिए क्या है कि गद्य की विधा नहीं है। पहले गद्य की विधा पूछता था, लेकिन अब क्या घुमा दिया प्रश्न को कि गद्य की विधा नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो है सही होगा। तो पांचवा क्या बोला कि गद्य की विधा नहीं इन चारों ऑप्शनों में से। तो यहां पे जो आपका काव्य खंड दिख रहा है यह आपका गद्य की विधा नहीं है। बी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रीति काल की काव्य धारा नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। प्रश्न आप घुमा दिया, प्रश्न आप घुमा दिया। पूछा क्या है कि रीति काल की काव्य धारा नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा रीति रिवाज काव्य धारा। ये रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है। यहां पे डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा, ये सभी की सभी रीतिकाल की काव्य धारा हैं। लेकिन रीति रिवाज काव्य धारा जो है वो रीतिकाल की काव्य धारा नहीं है मेरे प्यार बच्चों, याद कर लीजिए। डी वाला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देख लीजिए क्या है, भूषण की रचना है। अगली बार भी बताया था और इस बार भी बता रहा हूं। ठीक है, ये आया है और इस बार भी आएगा कि भूषण की रचना इन चारों ऑप्शनों में से कौन है? तो ये हो जाएगा आपका शिवा बामनी। शिवा बामनी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, शिवा बामनी। 1 नंबर यहां से भी क्लियर हुआ। 8वां प्रश्न देख लीजिए क्या है। 8वां प्रश्न देखिए कि द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया कि द्विवेदी युग का नाम किस साहित्यकार के नाम पर पड़ा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। क्लियर है? चलिए अब है प्रश्न संख्या 9। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? यह बहुत इंपॉर्टेंट, डबल स्टार बना जी, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन जो है वो कब हुआ? तो ठीक है, सन 1943 दिख रहा है कहीं पे, बिल्कुल सन 1943 में प्रकाशन हुआ। याद कर लीजिएगा, बहुत प्यारा है। इसके बाद है आपका ठंडा लोहा के रचनाकार हैं। लो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिया कि ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? आपके धर्मवीर भारती जी। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं। क्लियर है? चलिए यह प्रश्न तो भाई इस पे ट्रिपल स्टार बना लीजिए, हर साल आता है, हर साल मैं कह सकता हूं कि आता है कि हास्य रस का स्थायी भाव है। 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। यहां पे बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यार बच्चों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 12 क्या मेरे प्यार बच्चों, कह रहा है कि मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के भेद हैं। किसके आधार पर पूछा है? याद रखिए, मात्रा तथा वर्ण के आधार पर पूछा है कि मात्रा तथा वर्ण के आधार पर छंद के कितने भेद होते हैं, यह प्रश्न पूछ लिया है। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न देखिए क्या है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अगली बार भी बताया था, आया था, इस बार भी बता रहा हूं, आएगा। 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई में इस पंक्ति में बताना कि कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 का डी। 14वां प्रश्न है कि परिचय शब्द में उपसर्ग, 1 नंबर के लिए भी प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो परिचय शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, तो अगर इसको तोड़ोगे तो ये किस में टूटेगा? परिधन चय के रूप में टूटेगा। परिधन चय के रूप में टूटेगा। ठीक है, परिधन चय।
अब यहाँ पे परिचय दिया है। अब कह रहा है कि परिचय में उपसर्ग जो आगे जुड़ता है, आगे क्या जुड़ा है, परि, यहाँ पे मतलब सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद है 15वां प्रश्न। अब यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौराहा शब्द में समास है, इस पे भी डबल स्टार बना लीजिए, बहुत प्यारा प्रश्न, 1 नंबर के लिए प्रश्न है कि चौराहा शब्द में समास है, किस समास का प्रयोग किया गया है। तो इसमें जो होगा हो जाएगा आपका द्विगु समास, ए वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद यहां पे देखिए 16वां प्रश्न क्या है, आंसू का तत्सम रूप है, डबल स्टार बना लीजिए, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। आंसू का तत्सम रूप पूछ लिया, अछू क्या होता है, अछू, अगली बार भी बताया था। इसके बाद देखिए 17वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो प्रश्न संख्या 17, तो सर्वनाम पूछा है, जैसे रमेश, लखनऊ, पुस्तक, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, अब मैं जो है वो क्या है, प्रनाउन है, इसलिए यहाँ पे बी वाला जो है राइट आंसर है। प्रनाउन मतलब होता है सर्वनाम और नाउन मतलब होता है संज्ञा। तो ये सब रमेश हुआ, लखनऊ हुआ, पुस्तक, ये सब नाम है, मतलब नाउन है, और मैं जो है वह क्या है, प्रनाउन से मतलब सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 क्या है कि चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है कौन, शशि तो है, राकेश भी है, निशाकर भी है, मतलब देव जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, डबल स्टार मतलब वाच्य से एक प्रश्न बनता है, उसका भेद वाला वही पूछा है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो टोटल वाच्य की अगर हम बात करें तो टोटल 3 भेद होते हैं, वाच्य के 3 भेद होते हैं, मतलब कि डी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20वां देख लीजिए, 20वां प्रश्न बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि त शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप होगा। ठीक है, अब बोला है त शब्द का, ठीक है, तो त शब्द तो नहीं होता है, तद होता है, यहां पे मिस्टेक है, तद होता है, त मतलब कहां होता है, तद होता है ना, तद होगा, तद, तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो तद शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारो बच्चों, इसका राइट आंसर तस्मै, कहीं दिख रहा है तस्मै, बी वाला, लो भाई तस्मै होता है। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आपके पेपर में जरूर से जरूर आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अभी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में क्या रहेंगे आपके वर्णनात्मक प्रश्न, खंड ब में क्या रहेंगे, वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। चलिए वो भी कितने नंबर के लिए, 50 नंबर का, 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न पूछेगा। अब यहां से देखिए प्रश्न संख्या पहला, ठीक है, खंड ब का प्रश्न संख्या पहला क्या देखिए, बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब यह गद्यांश आ गया, अब गद्यांश कितने नंबर के लिए देता है, देखिए नीचे लिखा भी है कितने नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए गद्यांश है। याद रहे कि आपके पेपर में 2 गद्यांश रहेंगे, इसमें भी 2 गद्यांश है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, लेकिन यह मॉडल पेपर है, गेस पेपर, इसलिए इसमें दोनों ही इंपॉर्टेंट में लिख रखा हूं, दोनों ही याद करना है, आप लोगों को बता देता हूं। तो निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। एक आपका क वाला गद्यांश है, क वाला नहीं अगर आपको आता है तो अथवा करके दिया है ख वाला, दोनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करना होगा, लेकिन याद यहां पे दोनों में से दोनों याद कीजिएगा इस समय, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक दे सकता है आपके पेपर में। इसके बाद देखिए ध्यान से क वाला पहले देखते हैं, कह रहा कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं, और जिस प्रकार यहाँ की बोलियों की गिनती आसान नहीं, उसी प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों की भी गिनती आसान नहीं। इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेकों देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई में नहीं जाता, विभिन्नता ही देखने में आएगी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यार यह गद्यांश है, और इसके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे एप्लीकेशन का, वहां से डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन को, अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए, वहां से सारे पीडीएफ मिल जाएंगे फ्री में। ठीक है, देखिए 3 प्रश्न है। पहला एक उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा, संदर्भ लिखिए 2 नंबर। चलिए इसका संदर्भ देखते हैं हम लोग। तो इसका संदर्भ देखिए मेरे प्यार बच्चों, इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या पहले का क का पहला प्रश्न, संदर्भ लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश क्या है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति निबंध से लिया गया, और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। देखिए संदर्भ में 2 ही चीज मायने रखता है, किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ठीक है, कौन लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हुए हैं, बस इतना ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है, संदर्भ में। दूसरा प्रश्न पूछा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। यह भी प्रश्न 2 नंबर के लिए है। तो चलिए इनका उत्तर देख लेते हैं। तो दूसरे का उत्तर देखिए, लिखेंगे कि भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और अनगिनत बोलियों की इतनी अधिक विविधता है कि इसे ऊपर से देखने पर यह देश के बजाय अनेक देशों का समूह प्रतीत होता है। इसी भारी भिन्नता के कारण लेखक ने ऐसा कहा है। क्लियर है। चलिए इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया, देखिए अंडरलाइन यहां से स्टार्ट है और यहां पे समाप्त है। तो जहां तक अंडरलाइन किया गया इसी का हमें क्या बताना है, व्याख्या बताना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इन विभिन्नताओं को देखकर अगर अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। चलिए देख लेते हैं व्याख्या। देखिए व्याख्या क्या हो जाएगा तीसरे का, रेखांकित अंश की व्याख्या, कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि भारत में केवल प्राकृतिक विभिन्नता ही नहीं अपितु धार्मिक, सांप्रदायिक और भाषाई विभिन्नता भी विद्यमान है। संसार के सभी धर्मों संप्रदायों के लोग भारत में निवास करते हैं। साथ ही भारत में बोली जाने वाली बोलियां की भी संख्या इतनी अधिक है कि इसकी गिनती करना आसान नहीं। लेखक कहते हैं कि इन विभिन्नताओं को देखकर कोई भी अपरिचित व्यक्ति जो भारत की विभिन्नताओं से अपरिचित नहीं है, अगर घबराकर यह कहने लगे कि भारत एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है, यह एक जाति नहीं अनेक जातियों का समूह है, तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यह उस रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया। देखिए कितना डिटेल में लिख कर लेकर आए हो मेरे प्यारों बच्चों, और यह प्रश्न आपके पेपर में आएगा क्योंकि इतना ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न में लिया हूं, समझ लिया, हर साल आता है पेपर। इसके बाद अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके खवाला दिया गया इसको कर लीजिए, लेकिन आपको दोनों याद करना होगा, इतना बता देता हूं। कह रहा है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्प से हमें क्या करेंगे, दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वो हमें उत्साहित करेंगे। बहुत प्यारा ही संदर्भ मेरे प्यारे बच्चों, और ये गद्यांश है और इसका 3 प्रश्न दिया गया नीचे देखिए। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। लो भाई इसका भी उत्तर, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं हूं, अथवा करके देखिए। ख का पहला उत्तर संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है। लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहां तक हुआ आप लोगों को क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कि विश्वास पात्र को जीवन की औषधि क्यों कहा गया है, 2 नंबर मिलेगा। तो भाई इसका भी उत्तर देना जरूरी है क्योंकि 2 नंबर का सवाल है। तो दूसरे का उत्तर लिखे कि विश्वास पात्र मित्र को जीवन की औषधि इसलिए कहा गया है क्योंकि वह हमारे दुख और समस्याओं को कम करता, वह हमें सही रास्ता दिखाता, गलतियों से बचाता और कठिन समय में हमारा साथ देता। जैसे दवा शरीर को ठीक करती है वैसे ही सच्चा मित्र हमारे जीवन को सही और बेहतर बनाता है। क्लियर है। यह है प्रश्न दूसरे का उत्तर हमने बता दिया। तीसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए 2 नंबर। जहां तक अंडरलाइन किया गया है, अंडरलाइन यहां से स्टार्ट है कि हमें अपने मित्रों से यह आशा रखना चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। इतना का ही हमें क्या करना है, व्याख्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए देखिए तीसरा था ना, देखिए तीसरा लिखेंगे कि इस अंश का अर्थ है कि हमें अपने मित्रों से यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करें और हमारे अच्छे संकल्पों को मजबूत बनाएं। साथ ही वे हमारी गलतियों और बुरी आदतों से बचाएं। सच्चा मित्र वही होता है जो हमें सही राह पर चलने में मदद करता है और हमें सुधारने का प्रयास करता है। क्लियर है। चलिए तो दोनों प्रश्न मैंने बता दिया, क और ख दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में करना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप दोनों याद कर लीजिएगा। आ गया प्रश्न संख्या 22 का मतलब दूसरा प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न बोला है, प्रश्न पहला तो खत्म हो गया, प्रश्न दूसरा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है। यह भी प्रश्न कितने नंबर के लिए, 6 नंबर का। वो था गद्यांश, यह है पद्यांश। पद्यांश में भी 2 देता है, एक क वाला देगा, क वाला अगर नहीं कर पाओगे अथवा करके दिया है ख वाला। ठीक है। दोनों में से कोई एक ही करना है, लेकिन इस समय आपको दोनों ही याद करना पड़ेगा क्योंकि दोनों में से कोई भी एक आपके पेपर में दे सकता है, याद रखिएगा।
पहले हम क वाला के देखेंगे। क वाला क्या है कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिला है, अंधे को सब कुछ दर्शाई बहिरे सुने गंगू पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदोती ही पाई। इतना ज्यादा है ना कि इस पे आप 5 स्टार भी बनाएंगे ना तो कम है, 5 स्टार भी अगर बना लेते हैं तो कम है, क्योंकि हर साल ये पेपर में आता है चरण कमल बंदो हरिराई वाला। इसमें 3 प्रश्न है। पहला उपयुक्त तो पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। चलिए इसका हम सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या दूसरे का क का उत्तर है वो भी संदर्भ कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत और इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं, मतलब सूरदास जी इसके रचयिता हैं। क्लियर है। चलिए भाई इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, 2 नंबर इस पे मिलेगा। मतलब चरण कमल बंदो हरिराई में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, प्रश्न में ये पूछा है। तो भाई रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया, इतना ही लिखने पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा तुरंत। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इस पे मिलेगा कि चरण कमल बंदो हरिराई जाकी कृपया पंगु गिरिला है, ठीक है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, इतना का ही हमें व्याख्या बताना है, हमें 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए देखिए उत्तर कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी प्रभु श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, जिसकी कृपया से लंगड़ा व्यक्ति पर्वते लंघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, अर्थात ईश्वर की दया से असमर्थ व्यक्ति भी समर्थ हो जाता है और जीवन के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या। क्लियर है। चलिए अगर ये नहीं कर पाते हैं तो एग्जाम में ये कर लीजिएगा दूसरा वाला। कह रहा है कि बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से, रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। बहुत प्यारा प्रश्न दे दिया और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद करना है मेरे प्यारों। इस पे भी डबल स्टार बना लीजिए, इस पे भी डबल स्टार बना लीजिए। 3 प्रश्न है। पहला पहले पढ़ेंगे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में वही चीज होता है, चैप्टर का नाम और इसके लेखक या कवि जो हैं, ठीक है। अब देखिए अथवा करके यहां पे ख का उत्तर पहला संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित कविता झांसी की रानी की समाधि से उद्धृत और इसकी रचना कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने की और यह कविता उनके काव्य ग्रंथ त्रिधरा से ली गई है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, झांसी की रानी की समाधि पर। झांसी की रानी की समाधि पर जो ये चैप्टर है उसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पद्यांश बताया हूं, समझ लीजिए। और इनके जो रचयिता है कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहां निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसका हमें क्या करना है, व्याख्या बताना है। देखिए व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कि कवित्री कहती हैं कि हमें रानी लक्ष्मीबाई की इस समाधि से अब और भी अधिक लगाव हो गया। यह समाधि हमें रानी से भी अधिक प्रिय है क्योंकि यहां रानी के त्याग और बलिदान की राख सुरक्षित है। यह केवल पत्थर को ढेर नहीं है बल्कि इसके अंदर आजादी प्राप्त करने की उम्मीद की एक चिंगारी छिपी हुई है जो आने वाली पीढ़ियों के मन में देशभक्ति की भावना जगाती रहेगी। क्लियर है। यह हो गया उस रेखांकित अंश की व्याख्या। एक प्रश्न और है यहाँ पे तीसरा वाला इसका कि स्वतंत्रता और आशा शब्द का विलोम लिखिए, 2 नंबर मिलेगा। स्वतंत्रता का और आशा शब्द का विलोम लिखना है तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए कि भाई स्वतंत्रता का विलोम तो परतंत्रता हो जाएगा, विलोम मतलब उल्टा, आशा का हो जाएगा निराशा। क्लियर है। 2 नंबर यहां से आपके क्लियर हो गए। चलिए प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या तीसरा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब तक तो हम लोग हिंदी के गद्यांश और पद्यांश देख रहे थे, अब संस्कृत के गद्यांश और पद्यांश आएंगे जिसमें से गद्यांश दे रखा है कि संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद में मिलता है, 2 नंबर इसके संदर्भ में मिलता है। इसमें भी 2 दिया है, क वाला दिया गया, क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला, और क वाला जो मैं लिया हूं मेरे प्यारो चुना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिख के रख लो कि इस बार आएगा। क्या है, ठीक है, मानव जीवन से संस्क्रमण और संस्कृति वाला है जो कि यहां से लेके स्टार्ट है और यहां पे समाप्त, इतना ही देगा। और 2 ही चीज लिखना होता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो तीसरे का क वाला देखिए, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, 2 ही पॉइंट लिखना होता है। चलिए देख लेते हैं।
प्रश्न संख्या तीसरे का क, संदर्भ यहां पे दिया हिंदी में अनुवाद। बस 2 पॉइंट लिखिए, आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे। तो संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है। हिंदी अनुवाद की बात करें तो मानव जीवन को संवारना, मतलब दोषों को दूर करना, शुद्ध करना ही संस्कृति है। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को सुंदर और श्रेष्ठ बनाने के लिए महान प्रयत्न किए थे। उन्होंने हमारे जीवन को संवारने के लिए जिन आचारों, आचरण और विचारों को दिखाया, वह सब हमारी क्या है, वह सब हमारी संस्कृति है। 5 नंबर हो गया क्लियर आप लोगों का। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा करके दिया है उसको कर लीजिए। देखिए अथवा करके यहाँ पे दिया है ख वाला, कि अगर क वाला नहीं कर पाते तो ख वाला कर लो। और ख वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार बच्चों, ख वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना ही है। ठीक है, एकदा बह वाला, ठीक है, यहां से लेके स्टार्ट है और यहाँ पे होके समाप्त है। 2 ही पॉइंट लिखना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरे का अथवा वाला, प्रश्न संख्या तीसरे का अथवा, यहाँ पे संदर्भ, यहाँ पे हिंदी अनुवाद। संदर्भ में लिखिए कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित प्रभुत्व ग्रामीण नामक पाठ से अवतरित है। मतलब प्रभुत्व ग्रामीण चैप्टर से लिया गया है। क्लियर है। और इसका हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो यह होगा कि एक समय की बात है, कई लोग धूमयान रेल पर सवार होकर नगर की ओर जा रहे थे। उनमें से कुछ ग्रामीण थे और कुछ नगर के निवासी। जब सभी चुपचाप बैठे थे तब एक नगर का निवासी ग्रामीणों का उपहास करते हुए बोला कि ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और ज्ञानी हैं। उनका कोई विकास नहीं हुआ और न ही हो सकता है। ये उसका मतलब क्या हो गया, हिंदी अनुवाद हो गया। तो भाई दोनों हमने बता दिया, क और ख दोनों याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि दिए गए श्लोकों में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। या तो आप इसको श्लोक कहिए या तो आप इसको संस्कृत का पद्यांश कहिए, दोनों चीज एक ही है। कितने नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए। 3 नंबर तो उसके हिंदी अनुवाद में मिलेगा, 2 नंबर इसके संदर्भ में। दोनों ही इंपॉर्टेंट में ले रखा हूं, या तो क वाला कीजिए या तो अथवा करके दिया है ख वाला। दोनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करना है, लेकिन आपको इस समय दोनों याद करना है क्योंकि दोनों में से कोई एक दे सकता है आपके पेपर में। ठीक है, पहला है कि बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजय उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता। इसका हमें क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। प्रश्न संख्या चौथे का क लो, चौथे का क कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेन पूजते नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब वीर वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है, वीर वीरेन पूजते चैप्टर से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। इसका अगर हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है समान रहता है। वीर भाव को हम क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए, नीचे वाला ख वाला, ये भी बहुत ही प्यारा है। इसका भी आपको संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करना है। तो चलिए पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। देखिए ख वाला का संदर्भ, यहाँ पे हिंदी अनुवाद। संदर्भ है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी नामक पाठ से उद्धृत है। मतलब जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। और हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे अन्नो, जिसे हम लोग धान्यों के नाम से कहते हैं। धनों में उत्तम क्या है, धान्यों मतलब होता है धनों में। ठीक है, धनों में उत्तम क्या है, धनों में सबसे उत्तम क्या है। ठीक है, मतलब देखो ये हो गया अन्नो, मतलब अन्न में उत्तम क्या है। फिर धन में सबसे उत्तम क्या है, लाभों में सबसे श्रेष्ठ लाभ क्या है, और सुखों में सबसे उत्तम सुख क्या है। लो भाई क्लियर है। चलिए अब आ गया प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 नंबर का खंड काव्य आता है। देखिए खंड काव्य वही करना होता है जो आपके जिला में पूछा जाता है। क्वेश्चन बैंक में आप जाके देख सकते हो कि आपके जिला का नाम क्या है और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं उत्तर देके बता दूंगा आपको कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। और पेपर में भी वही करना होगा। देखिए आप जिस जिले से बिलोंग कर रहे हैं ना, तो आपके जिले में जो खंड काव्य याद करने के लिए बोलेगा वही आपको मेरे प्यारों एग्जाम में करना होगा। अगर नहीं करते हो, कोई दूसरा कर लेते हो, तो तब क्या होगा, तब वही आपका 3 नंबर पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे खंड काव्य हैं, जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, इसके बाद आप देखिए अग्र पूजा है, इसके बाद देखिए नीचे जय सुभाष दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे च वाला दिया है मातृभूमि, इसके बाद कर्ण दिया गया है, इसके बाद करमवीर दिया गया है, इसके बाद आपका तुमुल दिया गया है। इतने सारे, लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में जिले में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 6 का क आ गया। प्रश्न संख्या 6 का क क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
3 जीवन परिचय, तीनों में से कोई एक ही आपको पेपर में करना है, 5 नंबर मिलेगा। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तो रचनाएं लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि 2 नंबर अगर लेना है तो रचनाएं लिखना पड़ेगा। और ये तीनों को अगर आप याद कर लेते हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट मैंने इस मॉडल पेपर में ले रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जयशंकर प्रसाद जी का और श्री भगवत उपाध्याय जी का। अगर ये 3 लोगों का याद है, फिर तो भाई आप 2027 बोर्ड एग्जाम में तो हल्का मचा के चले आओगे। ठीक है, तो इसमें से कोई एक बता भी देता हूं। चलो मैं जयशंकर प्रसाद जी का बता देता हूं आप लोगों को, जीवन परिचय। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखोगे कैसे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था सन 1889 ईस्वी को काशी के सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद, जो व्यापारी थे। इनके पिता व बड़े भाई के देहांत हो जाने पर इनकी शिक्षा का क्रम छूट गए और घर का सारा कार्यभार उन्होंने संभाला। फिर है कि स्वास्थ्य से इन्होंने, मतलब स्वाध्याय से, स्वाध्याय मतलब खुद से, स्वाध्याय से इन्होंने उर्दू, संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी का गहन अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद ये परिजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संबंधी अनेक दुख झेलते रहे और इनकी कृति कमायनी पर इन्हें कौन सा मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से, उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण उन्होंने 1937 में स्वर्गवास हो गए। रचना की बात करें, कमायनी, झरना, आंसू, लहर। आपको रचनाएं लिखना है, क्योंकि रचनाएं पे 2 नंबर मिलेगा और जीवन परिचय पे आपको 3 नंबर मिलेगा, तब जाकर टोटल 5 नंबर आपको मिलेगा। क्लियर है? चलिए इसके बाद ख वाला देखिए, 6 का ख क्या है, बोला यहाँ पे कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब एक कवि का जीवन परिचय आ गया जो कि 5 नंबर के लिए है। 3 नंबर जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचनाएं पे। तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत जी, श्यामनारायण पांडे जी। इन तीनों लोगों का अगर आपको याद हो गया तो भाई 2027 बोर्ड एग्जाम इससे बार कहाँ पूछने वाला है। फिर भी मैं आप लोगों को सुमित्रानंद पंत जी का बता देता हूँ। ठीक है, जीवन परिचय लिख लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए सुमित्रानंद पंत का जीवन परिचय, 6 का ख। कवि सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था 20 मई सन 1900 को, और कहाँ पे, अल्मोड़ा के निकट कोसानी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत तथा माता का नाम था सरस्वती देवी। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी मां का निधन हो गया और इनका पालन पोषण दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग के सेंट्रल कॉलेज में हुई। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर विद्यालय छोड़ दिया और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हो गया। रचनाएं की अगर हम बात करें तो युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा इनकी महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां क्या, उसको देखिए ध्यान से कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ को एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में ना आया हो। ठीक है, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, 2 नंबर का है, मतलब आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। चलिए भाई हम बता देते हैं। लो, सबसे सिंपल आपको वो बता रहा हूं श्लोक, सबसे सिंपल श्लोक कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। लो भाई 2 नंबर यहां से आपके क्या हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए। प्रश्न संख्या 8वां देख लीजिए कि अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करने हेतु अपने मित्र को पत्र लिखिए। 4 नंबर मिलेगा कि अगर आपकी बहन की शादी है और अपने फ्रेंड्स को बुलाना चाहते हो शादी में, तो आप एक पत्र लेखन कैसे लिखोगे। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके पीछे और दिया उसको कर सकते हो, दोनों में से कोई एक ही करना होता। तो मैं इसका बता देता हूं। ठीक है, कि अपनी बहन की शादी में आमंत्रित करते हुए अपने मित्र को कैसे पत्र लिखोगे। देखिए सबसे पहले तो आप एड्रेस लिखोगे, सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, इसके बाद डेट लिखोगे, इसके बाद प्रिय मित्र राहुल, अपने मतलब मित्र का नाम लिखोगे, फिर पूरा कंडीशन लिखोगे कि सप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे, मैं भी यहाँ सकुशल हूँ। तुम्हें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, हर्ष मतलब खुशी हो रही है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 10 अगस्त 2026 को निश्चित हुआ है। विवाह का कार्यक्रम हमारे घर पर बड़े उत्साह और हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जाएगा। इसके बाद मैं चाहता हूं कि तुम इस शुभ अवसर पर अवश्य आओ और अपनी उपस्थिति से हमारे परिवार की खुशियों को और बढ़ाओ। तुम्हारे आने से मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। हम दोनों मिलकर विवाह के सभी कार्यक्रमों को आनंद लेंगे और इस अवसर को यादगार बनाएंगे। कृपया 9 अगस्त तक अवश्य पहुंचने का प्रयास करना ताकि हम सभी तैयारियों में भी साथ रह सकें। घर के सभी सदस्य तुम्हारे आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा प्रिय मित्र, अपना यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगर ये नहीं करना चाहते हो तो पीछे एक दिया उसको कर लेना। देखिए पीछे क्या है कि एक दिन अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना।
ठीक है, ये होमवर्क दे देता हूं आप लोगों को कि अगर एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए तो अपने प्रिंसिपल को आप कैसे पत्र लिखोगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, 2 नंबर मिलेगा। आपके पास प्रश्न कितने हैं? टोटल 4। इन चारों प्रश्नों का मैं उत्तर बता देता हूं। ये चारों ही महत्वपूर्ण है, ये चारों के चारों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन याद रखिए पेपर में 2 ही आपको करना है। ठीक है, उत्तर तो मैं चारों को बता दे रहा हूं, लेकिन पेपर में 2 ही करना है। देखिए 9 का ये चारों का चारों उत्तर ठीक है, सीरियल बाय सीरियल लिखा हूं, इसको मिला लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ये आपका पहले का उत्तर हो गया, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का। क्लियर है, नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ, जो कि इस पेपर का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 7 नंबर मिलेगा। एक विषय पर निबंध लिखना है। पहला है कि मोबाइल का दुष्प्रभाव, दूसरा है हिंदी हमारी शान है, तीसरा है छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, चौथा है देश प्रेम, और 5वां है आपका ऑपरेशन सिंदूर, भारत की शौर्य गाथा। मतलब 5 आपको निबंध बता रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यह याद कर लोगे तो 2027 में यही आने वाला है, इतना याद रखिएगा। इन 5 में से एक तो अइबे करेगा। ठीक है, तो एक मैं बता भी देता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देश प्रेम पे। देश प्रेम पे पूछता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको लगा है, इसलिए मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूं, नोट कीजिए। देश प्रेम क्या बोला है? सबसे पहले भूमिका, या तो भूमिका या तो प्रस्तावना, दोनों चीज एक ही होता है। लिखेंगे कि देश प्रेम का अर्थ है कि अपने देश से प्रेम करना। हर व्यक्ति को अपने देश का सम्मान करना चाहिए। हमें अपने देश की उन्नति और खुशहाली के लिए हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। क्लियर है। दूसरा हेडिंग है देश प्रेम का महत्व क्या है। तो देश प्रेम से देश मजबूत और विकसित बनता है। जब सभी नागरिक मिलजुल कर काम करते हैं तो देश आगे बढ़ता है, और देश प्रेम हमें ईमानदार और जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनाता है। इसके बाद है अगला हेडिंग, देश प्रेम कैसे दिखाएं। देखिए हमें देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, स्वच्छता रखनी चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, और सभी लोगों से प्रेम व सम्मान व्यवहार करना चाहिए। यही सच्चा देश प्रेम है। इसके बाद महान देशभक्त, अगली हेडिंग लिखेंगे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान लोगों ने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। फिर है आपका विद्यार्थियों का कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो विद्यार्थियों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, अनुशासन का पालन करना चाहिए, हमें अपने विद्यालय और देश का नाम ऊंचा करना चाहिए, और यही उनके लिए सच्चा देश प्रेम है। फिर लास्ट हेडिंग आपका उपसंहार कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसकी उन्नति के लिए हमेशा अच्छे कार्य करना चाहिए, देश की सेवा करना हम सभी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। लो भाई, खत्म हो गया। इस प्रकार आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर जो गेस पेपर में बता रहा हूं आप लोगों को समाप्त हो गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें जितने प्रश्न सारे के सारे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर देना।